नमस्ते दोस्तों। आज ऑनलाइन एजुकेशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु जी को कहते हैं। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। किसकी सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है? किसकी सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है? कवक द्रव्य की। कवक द्रव्य की सबसे छोटी कोशिका होती है। कवक द्रव्य की सबसे छोटी कोशिका होती है। कवक द्रव्य की सबसे छोटी कोशिका होती है। किसकी सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है? किसकी सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है? कवक द्रव्य की। कवक द्रव्य की जंबाई आती है रक्त में CO2 की अधिक सांद्रता के कारण। रक्त में CO2 की अधिक सांद्रता के कारण। रक्त में CO2 की अधिक सांद्रता के कारण जंबाई आती है रक्त में CO2 की अधिक सांद्रता के कारण। रक्त में CO2 की अधिक सांद्रता के कारण जंबाई आती है रक्त में CO2 की अधिक सांद्रता के कारण। रक्त जंबाई आती है रक्त में CO2 की अधिक सांद्रता के कारण। रक्त में CO2 की अधिक सांद्रता के कारण कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन 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 जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? जंबाई रक्त में CO2 की अधिकता के कारण आती है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? ग्लाइकोजन। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? ग्लाइकोजन। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? ग्लाइकोजन। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? ग्लाइकोजन। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में। निम्न में से देह निर्माता किसे कहते हैं? प्रोटीन को। निम्न में से देह निर्माता कहते हैं प्रोटीन को। निम्न में से देह निर्माता कहते हैं प्रोटीन को। निम्न में से देह निर्माता किसे कहते हैं? प्रोटीन को। क्षेत्र फसलों के अध्ययन को एग्रोनॉमी बोलते हैं। क्षेत्र फसलों के अध्ययन को एग्रोनॉमी कहते 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 हैं। हेम्योपैथी के संस्थापक है सैमुअल ह्यूमान। होम्योपैथी के संस्थापक सैमुअल ह्यूमान। होम्योपैथी के संस्थापक है सैमुअल ह्यूमान। सबसे बड़ा गुणसूत्र ट्रिलियम होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र सेवाल होता है। सबसे बड़ा गुणसूत्र ट्रिलियम होता है। सबसे बड़ा गुणसूत्र ट्रिलियम होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र सेवाल होता है। सेवाल होता है। सबसे बड़ा गुणसूत्र ट्रिलियम होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र सेवाल होता है। सबसे बड़ा गुणसूत्र ट्रिलियम होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र सेवाल होता है। सबसे बड़ा गुणसूत्र ट्रिलियम होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र सेवाल होता है। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहान्स 1909 ने किया। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहान्स ने किया 1909 में। 1909 में जीन का प्रयोग सर्वप्रथम मार्गन तथा केप्स ने किया। जीन शब्द का प्रयोग तो सर्वप्रथम जोहान्स ने किया, परंतु जीन का प्रयोग सर्वप्रथम मार्गन और केप्स ने किया। मार्गन और केप्स ने किया। हल्दी में पीले रंग का कारण कुरकुमिन होता है। हल्दी में पीले रंग का कारण कुरकुमिन। हल्दी में पीले रंग का कारण कुरकुमिन। हल्दी में पीले रंग का कारण कुरकुमिन। मलेरिया रोग का प्रमुख कारक प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग का प्रमुख कारण 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 प्लाज्मोडियम। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं प्रोटीन। 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 अंतरंग अंगों का अध्ययन एंजियोलॉजी। अंतरंग अंगों का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। अंतरंग अंगों का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। अंतरंग अंगों का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। अंतरंग अंगों का अध्ययन एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी। विलुप्त प्राणियों का अध्ययन पेलियोओंटोलॉजी कहलाता है। विलुप्त प्राणियों का अध्ययन पोलियोएंटोलॉजी कहलाता है। विलुप्त प्राणियों का अध्ययन पोलियोएंटोलॉजी कहलाता है। विलुप्त प्राणियों का अध्ययन पेलियो पेलियोओंटोलॉजी। विलुप्त प्राणी अगर विलुप्त प्राणी हो उनका अध्ययन किया जाता है तो वह अध्ययन पेलियो पेलियोओंटोलॉजी कहलाता है। पेलियोओंटोलॉजी कहलाता है। मनुष्य की लार में पाए जाने वाले एंजाइम एमिलेज। मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है एमिलेज। एमिलेज। मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम एमिलेज। मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम एमिलेज। मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम एमिलेज। किससे अस्थिपंजर बिल्कुल नहीं होता है? किसमें अस्थिपंजर बिल्कुल नहीं होता है? रजत मीन में। किसमें अस्थिपंजर बिल्कुल नहीं होता है? रजत मीन में। किसमें अस्थिपंजर बिल्कुल नहीं होता है? रजत मीन में। नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को कहते हैं नियोनेटोलॉजी। नियोनेटोलॉजी। नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को कहते हैं नियोनेटोलॉजी। 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 नियोनेटोलॉजी।
हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितने परसेंट होती है? 4% होती है, 4% होती है। वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या 5 मिलियन होते हैं। वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या 5 मिलियन होती है। वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या 5 मिलियन होती है। अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है? फोलिक एसिड की कमी के कारण। फोलिक एसिड की कमी के कारण अरक्तता होती है। फोलिक एसिड की कमी के कारण अरक्तता होती है। फोलिक एसिड की कमी के कारण अरक्तता होती है। फोलिक एसिड की कमी के कारण अरक्तता होती है। मूत्र के स्तरण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं डायूरेटिक। डायूरेटिक मूत्र के स्तरण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं डायूरेटिक। मूत्र के स्तरण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं डायूरेटिक। मूत्र के स्तरण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं डायूरेटिक। मूत्र के स्तरण को बढ़ाने वाली औषधि मूत्र के स्तरण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं डायूरेटिक। मूत्र के स्तरण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं डायूरेटिक। मूत्र के स्तरण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं डायूरेटिक। मूत्र के स्तरण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं डायूरेटिक। मूत्र के स्तरण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं डायूरेटिक। मूत्र के स्तरण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं डायूरेटिक। मूत्र के स्तरण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं डायूरेटिक। मूत्र के स्तरण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं डायूरेटिक। मूत्र के स्तरण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं डायूरेटिक। मूत्र के स्तरण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं डायूरेटिक। कोलुम्बा लिविया किसका वैज्ञानिक नाम है? कपोत का। कोलुम्बा लिविया किसका वैज्ञानिक नाम है? कपोत का। कोलुम्बा लिविया किसका वैज्ञानिक नाम है? कपोत का। अवरक्त विकिरण की खोज किसने की? हर्शेल ने। अवरक्त विकिरण की खोज हर्शेल ने। अवरक्त विकिरण की खोज की हर्शेल ने। शरीर का वजन कहाँ पर सबसे ज्यादा होगा? ध्रुव पर। शरीर का वजन कहाँ पर सबसे ज्यादा होगा? ध्रुव पर। शरीर का वजन कहाँ पर सबसे ज्यादा होगा? ध्रुव पर। शरीर का वजन कहाँ पर सबसे ज्यादा होगा? ध्रुव पर। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? इथिलीन। इथिलीन। पॉलीथीन का जो औद्योगिक उत्पादन होता है, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? इथिलीन। इथिलीन के द्वारा। इथिलीन के द्वारा। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? अस्थि कोशिकाओं में। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? अस्थि कोशिकाओं में। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? अस्थि कोशिकाओं में। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? अस्थि कोशिकाओं में। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? अस्थि कोशिकाओं में। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? अस्थि कोशिकाओं में। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? थाइमस। रक्तदाब का जो नियंत्रण करता है वो थाइमस होता है। रक्तदाब का नियंत्रित करता है वो थाइमस होता है। रक्तदाब का जो नियंत्रण करता है वो थाइमस होता है। थाइमस होता है। आहार में अपर्याप्त आयोडीन के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? आहार में अपर्याप्त आयोडीन के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो सकता है? बड़ी आहार में अपर्याप्त आयोडीन के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो सकता है? बड़ी आउटू। आहार में अगर अपर्याप्त आयोडीन है तो अपन को बड़ी आउटी रोग हो सकता है। टाइफाइड पैदा किया जाता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा। टाइफाइड पैदा किया जाता है साल्मोना टाइफी द्वारा। टाइफाइड पैदा होता है साल्मोनी टाइफी द्वारा। डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचारित है? एडिस एजिप्टी मच्छर द्वारा। डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचारित होता है? डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचारित होता है? एडिस एडिस एजिप्टी द्वारा। एडिस एजिप्टी द्वारा। एडिस एजिप्टी द्वारा। पित्त ज्वर संचारित किया जाता है एडिस द्वारा। पित्त ज्वर संचारित किया जाए एडिस द्वारा। एडिस में से किसको किसी कोशिका में अंचल संपत्ति माना जाता है? निम्न में से किसको किसी कोशिका में अंचल संपत्ति माना जाता है? न्यूक्लिक अम्ल को। न्यूक्लिक अम्ल को क्या माना जाता है? अंचल संपत्ति माना जाता है। निम्न में से किसको किसी कोशिका में अंचल संपत्ति माना जाता है? न्यूक्लिक अम्ल को। न्यूक्लिक अम्ल को। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अंचल संपत्ति माना जाता है? न्यूक्लिक अम्ल को। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। हाइबरनेशन। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को हाइबरनेशन बोलते हैं। हाइबरनेशन बोलते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? वर्ण किल्वक के द्वारा। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? वर्ण किल्वक। वर्ण किल्वक। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? वर्ण किल्वक। वर्ण किल्वक। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? वर्ण किल्वक। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? वर्ण किल्वक। जिस बीमारी में
रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, उसका नाम डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसे डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। डायबिटीज मेलिटस जापानी एनसेफेलाइटिस, जापानी एनसेफेलाइटिस का कारक होता है विषाणु। जापानी एनसेफेलाइटिस का कारक होता है विषाणु। विषाणु। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती है? 465। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती है? 465। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती है? 465। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती है? 465। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती है? 465। कला और शिल्प में प्रयोग किए जाने वाले किस रसायन से एनीमिया और ल्यूकीमिया हो जाता है? एल्ड्रिन। एल्ड्रिन। कला और शिल्प में प्रयोग किए जाने वाले किस रसायन से, कला और शिल्प में प्रयोग किए जाने वाले किस रसायन से एनीमिया और ल्यूकीमिया हो सकता है? ल्यूकीमिया हो सकता है? एल्ड्रिन। एल्ड्रिन द्वारा। एल्ड्रिन द्वारा। एल्ड्रिन द्वारा। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है जल हयासिंथ। जल जल हयासिंथ। जल हयासिंथ विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है जल हयासिंथ। जल हयासिंथ। जल हयासिंथ पुष्प। जल हयासिंथ पुष्प विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है जल हयासिंथ पुष्प। जल हयासिंथ पुष्प। जल हयासिंथ पुष्प। जल हयासिंथ पुष्प। पत्तियों के वे छिद्र क्या कहलाते हैं जिनसे समय समय पर दर जल का रिसाव होता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा। पत्तियों के वे छिद्र क्या कहलाते हैं? पत्तियों के वे छिद्र क्या कहलाते हैं जिनसे समय समय पर दर जल का रिसाव होता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा। निम्नलिखित प्राणियों में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? झींगा में। निम्नलिखित प्राणियों में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? झींगा में। निम्नलिखित प्राणियों में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? झींगा में। निम्नलिखित प्राणियों में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र निम्नलिखित प्राणियों में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र खुला परिसंचरण तंत्र झींगा में पाया जाता है? झींगा में। झींगा में। निम्न में से कौन मनुष्य में शोषण रंजक है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। निम्न में से कौन मनुष्य में शोषण रंजक है? जो शोषण रंजक होता है वो हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन है शोषण रंजक। कौन सा है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। सफेद बाल किसके कारण होते हैं? बाह्य त्वचा कोशिकाओं में मेलानिन का से बाह्य बाह्य त्वचा कोशिकाओं में मेलानिन का से सफेद बाल किसके कारण होते हैं? बाह्य त्वचा कोशिकाओं में मेलानिन का से बाह्य त्वचा कोशिकाओं में मेलानिन का से एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? पीएच के। एंजाइम की जो गतिविधि होती है ना किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकते हैं? पीएच। एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? पीएच। एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? पीएच। एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियमित हो सकती है, नियंत्रित हो सकती है? पीएच। जीवित संसार में सबसे प्रचुरतम एंजाइम है रूबिस्को। 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 जीवित संसार में सबसे प्रचुर एंजाइम है रूबिस्को। 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 जीवित संसार में सबसे प्रचुरतम एंजाइम है रूबिस्को। रूबिस्को। पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? क्रिप्टोगेम्स। पुष्पहीन पादपों को क्रिप्टोगेम बोलते हैं। पुष्पहीन पादपों को क्रिप्टोगेम बोलते हैं। पुष्पहीन पादपों को क्रिप्टोगेम बोलते हैं। पुष्पहीन पादपों तो क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम। निम्नलिखित सार धातुओं में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है? सीजियम की। निम्नलिखित सार धातुओं में किसकी विशिष्ट सबसे अधिक है? सीजियम की। निम्नलिखित सार धातुओं में सबसे विशिष्ट ऊष्मा होती है सीजियम की। सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है? सिलिकॉन की। सौर ऊर्जा का अगर अपन को रूपांतरण करना है तो अपन को सीजियम तत्व की आवश्यकता होती है। सीजियम तत्व की आवश्यकता है। चुंबक बनाने के लिए निम्न में से कौन सी मिश्र धातु एलोय का प्रयोग किया जाता है? एल निको। एल निको। एल निको। चुंबक बनाना है तो अपन को कौन सी मिश्र धातु? एक एल निको मिश्र धातु लेनी पड़ेगी। चुंबक बनाने के लिए निम्न में से कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? चुंबक बनाने के लिए निम्न में से कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? एलोय का प्रयोग कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? एल निको। एल निको। एल निको। चुंबक बनाने के लिए एल निको का प्रयोग किया जाता है। चुंबक बनाने के लिए एल निको का प्रयोग किया जाता है। चुंबक बनाने के लिए एल निको का प्रयोग किया जाता है। चुंबक बनाने के लिए एल निको का प्रयोग किया जाता है। चुंबक बनाने के लिए एल निको का प्रयोग किया जाता है। चुंबक बनाने के लिए एल निको का प्रयोग किया जाता है। कांच को गहरा नीला किससे मिलता है? कांच को गहरा नीला रंग। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड से। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड से। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड से। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड से। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कांच को जो गहरा नीला रंग होता है कोबाल्ट ऑक्साइड से।
कोबाल्ट ऑक्साइड से कांच को गहरा नीला रंग मिलता है। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी % होती है? जो अपन श्वास लेते हैं, जो बाहर निकालते हैं, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 16% होती है। ऑक्सीजन की मात्रा 16% होती है। हमारे छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितने % होती है? 4% होती है। 4% होती है। सौर ऊर्जा को निम्नलिखित ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यकता सिलिकॉन सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए आवश्यकता सिलिकॉन होता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यकता सिलिकॉन सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यकता सिलिकॉन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पृथक करने की विधि इलेक्ट्रोलाइसिस। 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 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पृथक करने की विधि है इलेक्ट्रोलाइसिस। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पृथक करने की विधि है इलेक्ट्रोलाइसिस। मंटू परीक्षण किस रोग से संबंधित है? तपेदिक से। मंटू परीक्षण किस रोग से संबंधित है? तपेदिक टीबी से। मंटू परीक्षण याद रखो, मंटू परीक्षण कब किया जाता है? तपेदिक से संबंधित है। तपेदिक जब टीबी होता है। मंटू परीक्षण किया जाता है जब टीबी होता है। तपेदिक परीक्षण अल्पवयस्क मगरमच्छ को कहा जाता है हेचलिंग। अल्पवयस्क मगरमच्छ को कहा जाता है हेचलिंग कहा जाता है। अल्पवयस्क मगरमच्छ को हेचलिंग कहा जाता है। अल्पवयस्क मगरमच्छ को हेचलिंग कहा जाता है। अल्पवयस्क मगरमच्छ को हेचलिंग कहा जाता है। एयर कंडीशनर का आविष्कार किया है विलिस कैरियर ने। एयर कंडीशनर का आविष्कार किया विलिस कैरियर ने। एयर कंडीशनर का आविष्कार किया विलिस कैरियर ने। एयर कंडीशनर का आविष्कार किया विलिस कैरियर ने। किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? मानव की लाल रक्त कोशिकाओं में 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 माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? मानव की लाल रक्त कोशिकाओं में मानव की लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GSM की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। 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 सबसे अधिक अपूर्णांक वाला आँख का अंग है। सबसे अधिक अपूर्णांक वाला आँख का अंग है लेंस। सबसे अधिक अपूर्णांक वाला आँख का अंग है आँख। सबसे अधिक अपूर्णांक वाला आँख का अंग है लेंस। सबसे अधिक अपूर्णांक वाला आँख का अंग लेंस होता है। सबसे अधिक अपूर्णांक वाला आँख का अंग लेंस होता है। जब किसी दर्पण में कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन होता है उसके आयाम में परिवर्तन होता है। जब किसी दर्पण में कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन उसके आयाम में होता है। अच्छा अवशोषक अच्छा विकिरक भी होता है। अच्छा अवशोषक अच्छा विकिरक भी होता है। अच्छा अवशोषक अच्छा विकिरक भी होता है। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुम्बकीय तरंगे अवरक्त। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुम्बकीय अवरक्त। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुम्बकीय तरंगे अवरक्तने में से अधिकतम द्रव्यमान किसका होता है? न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हाइड्रोजन, न्यूक्लियस में और न्यूट्रॉन। सबसे ज़्यादा जो द्रव्यमान होता है वह न्यूट्रॉन का होता है। इनमें में से अधिकतम द्रव्यमान न्यूट्रॉन का होता है। पुराने तेल चित्रों का रंग सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। पुराने तेल चित्रों का रंग सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। पुराने तेल चित्रों का रंग सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? हाइड्रोजन। कौन सी गैस न्यूनतम तापमान में
कौन सी गैस न्यूनतम तापमान में द्रव में बदल जाती है? हाइड्रोजन। निम्न में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? हाइड्रोजन। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया? यूजीन स्टीनेक ने। सेक्स हार्मोन का पता लगाया सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया? यूजीन स्टीनेक ने। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया? यूजीन स्टीनेक ने। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया? यूजीन स्टीनेक ने। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया? यूजीन स्टीनेक ने। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया? यूजीन स्टीनेक ने। एमनियोसेंटेसिस किस विधि का नाम है? एमनियोसेंटेसिस किस विधि का नाम है? गर्भ में शिशु के स्वास्थ्य की दिशाओं का पता लगाने के लिए हम एमनियोसेंटेसिस विधि बोलते हैं उसे। गर्भ में शिशु के स्वास्थ्य की दशाओं का पता लगाने गर्भ में शिशु के स्वास्थ्य की दशाओं का पता लगाने के लिए एमनियोसेंटेसिस अंतरंग अंगों का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। 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 अंतरंग अंगों का अध्ययन एंजियोलॉजी। अंतरंग जो अध्ययन होता है अंतरंग अंग रहता है उनका अध्ययन करते हैं उसे एंजियोलॉजी। अंतरंग अंगों का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। अंतरंग अंगों का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। मानव किडनी स्टोन में प्रयुक्त प्रमुख रासायनिक यौगिक है कैल्शियम ऑक्जेलेट। मानव किडनी स्टोन में जो किडनी स्टोन हो रहा है उसमें प्रयुक्त रासायनिक यौगिक की बात करते हैं उसे कैल्शियम ऑक्जेलेट उपस्थित होता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट 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 होता है। थैंक यू।